प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 7 गणित में हम पाठ 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ रहे हैं, जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के हमने प्रतिबंध पढ़े हैं। पहला प्रतिबंध पढ़ा था एस 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 प्रतिबंध। उसके बाद हमने पढ़ा एस ए एस प्रतिबंध। ऐसे एस प्रतिबंध में क्या होता था कि किसी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के क्रमशः बराबर हों और त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और एस ए एस में क्या है, किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के यदि बराबर हो तो वो सर्वांग सम होते हैं। ये एस ए एस प्रतिबंध है। आज हम तीसरा प्रतिबंध देख रहे हैं। यह है ए एस ए। इसको हम कोण भुजा कोण भी कहते हैं। इस प्रतिबंध के अनुसार जब दो त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हों तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है ना। इसको एक उदाहरण की सहायता से आप समझ सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, एक भुजा हमारी जो कोण ए है ये और कोण पी है बराबर हैं। कोण सी और कोण आर बराबर हैं। ठीक है ना। और इनके अंतर्गत पी और आर के अंतर्गत भुजा हुई पी आर और ए और सी के अंतर्गत भुजा हुई ए सी। तो ए सी और पी आर भी बराबर हैं। ए सी और पी आर यदि बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज ए एस ए के अंतर्गत, ये ए एस ए हुआ, ए फॉर एंगल, ए फॉर एंगल, कोण कोण और भुजा, कोण कोण, दोबारा देख लीजिए, कोण कोण भुजा, कोण कोण उनके बीच की भुजा। ठीक है ना। अच्छा, प्रतिबंध ए एस ए के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ये आपका ए एस ए प्रतिबंध है। अब इसमें देख लीजिए, एक प्रश्न और है कि त्रिभुज एम एन पी है एक में कोणों एम और एन के अंतर्गत कौन सी भुजा है। भाई एम और एन दिया गया है तो एम एन भुजा होगी। त्रिभुज एम एन पी में कोण एम कोण एन के अंतर्गत भुजा एम एन। भाई कोण एम ये है, कोण एन ये है, इसके अंतर्गत भुजा ये बनी एम एन। ठीक। अब यहाँ देखिए, एक प्रश्न हो रहा है हमारे पास। नीचे दी गई आकृति में कुछ आकृतियाँ हैं, त्रिभुजों के कुछ भागों के माप अंकित हैं। ए एस ए सर्वांग समता का प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुजों के युग्म सर्वांग सम हैं। सर्वांग समता की स्थिति में उत्तर को सांकेतिक रूप में भी लिखिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये दो त्रिभुज हैं। यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में ए बी ये भुजा और एफ ई भुजा, ए बी और एफ ई भुजा 3.5 है, बराबर है। और कोण ए ये है, कोण एफ के बराबर है। कोण बी कोण ई के बराबर है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अतः अब यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो दो कोण बराबर हैं, एक कोण ये और इनके बीच की भुजा, एक कोण ये और इनके बीच की भुजा ये बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज ए एस ए प्रतिबंध के अनुसार सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम तो हैं, लेकिन किस प्रकार से हैं। अब ए के जो संगत इसमें शीर्ष है दूसरे त्रिभुज में वो एफ है, ए 40 है, एफ 40 है, तो ए के संगत एफ है। बी के संगत बी 60 है, यहाँ पर ई 60 है, तो बी के संगत ई है। अब बचा हमारा सी के संगत यहाँ बचा डी, सी के संगत डी है। अब अगर हम कहें त्रिभुज ए बी सी के सर्वांग सम कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, त्रिभुज एफ ई डी, त्रिभुज एफ ई डी, ए बी सी त्रिभुज एफ ई डी के सर्वांग सम है। इस प्रकार से हम इसको इस क्रम में लिखेंगे। अब देखिए दूसरा
यहाँ दिया गया है त्रिभुज PQR त्रिभुज है ये, और त्रिभुज MLN है। तो इसमें बताना है कि ये सर्वांगसम है कि नहीं है। यहाँ भी वही कंडीशन है। यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में देखिए QR बराबर NL, ये QR भुजा है, ये NL भुजा है, बराबर हैं, दोनों 6-6 सेंटीमीटर की हैं। और इनके पर जो कोण बने हैं, कोण Q यहाँ पर है, कोण N के बराबर है, कोण R कोण L के बराबर है, कोण R कोण L के बराबर है। दोबारा दे सकते हैं कि ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण बराबर हैं, और इनके अंतर्गत भुजा ये दोनों ये भी बराबर हैं। ठीक है ना। अतः त्रिभुजों की सर्वांग समता ASA से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो सर्वांगसम तो हो गए, अब किस क्रम में सर्वांगसम है ये देखना है। यहाँ देखिए, जो इसका जो P है वो 6 सेंटीमीटर वाली के सामने है, और यहाँ 6 सेंटीमीटर वाली के सामने है आपका M। तो P का संगत M हो गया। अच्छा, Q का संगत, Q 30 अंश का है, यहाँ 30 अंश का N है, Q का संगत N हो गया। R का संगत, यहाँ R 60 है, यहाँ L 60 है, तो R का संगत L हो गया। ऐसे पहचान करनी है। तो त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR के संगत क्या हो गया? MNL, त्रिभुज MNL। इस क्रम में ये सर्वांगसम हैं। अभी थोड़ी समस्या जटिल सी आ गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों त्रिभुजों में, ये त्रिभुज आपके देखिए PQR त्रिभुज हैं। यहाँ पर 90 है, ये 50 है, ये भी 90 है, ये 50 है ना। तो इनके अंतर्गत भुजा QR है, इसके अंतर्गत भुजा DE है ना। अंतर्गत तो है, लेकिन उसकी माप नहीं दे रखी है, हमें नहीं पता कि ये बराबर है। बराबर कौन सी दे रखी है? PR 3.3 और EF 3.3, ये बराबर दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बराबर भुजा भी है और कोण भी बराबर है, लेकिन जो कोण की हम ASA के अनुसार होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ देखिए, दोनों त्रिभुजों में RP बराबर EF बराबर 3.3 सेंटीमीटर। RP, ये देखिए RP है, ये EF है, ये 50 है, यहाँ ही 50 है, ये यहाँ पर ये y मान लिया गया, ये x है। यदि x और y बराबर हो जाएं तब तो ये सर्वांगसम है, नहीं तो नहीं है। अब ये 90 से हमें मतलब नहीं है, 90 तो अलग हो गया। जिस भुजा की बात करी उसी के कोण होने चाहिए। कौन सी भुजा की बात करी हमने? RP, तो ये कोण R और P ये होने चाहिए, इनका मान हमारे पास होना चाहिए था। और कोण EF में कोण E का है, F का होना चाहिए था। तो इस समस्या को हल करने के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, परंतु यहाँ दिए गए कोणों के अंतर्गत भुजा नहीं है। हम सर्वप्रथम दोनों त्रिभुजों का तीसरा अज्ञात कोण भी ज्ञात करेंगे कि क्या ये बराबर तो नहीं है, क्योंकि हम ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात कोण ज्ञात करना हमें आता है। कैसे? हम जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज का कोण योग गुण ये हमने पहले पढ़ा है। अतः त्रिभुज PQR में माना कोण P बराबर x। यहाँ देख लीजिए, वापस चलते हैं एक बार। ये P बराबर x। अब कोण योग गुण लेगा x प्लस 90 प्लस 50 बराबर 180 अंश। x प्लस 90 प्लस 50 बराबर 180 अंश। ये त्रिभुज का कोण योग गुण हो गया। तो 90 और 50 हो गए 140। x प्लस 140 बराबर 180। 140 का कर दो पक्षांतर, इधर जुड़ रहा है, दूसरे पक्ष में जाके घट जाएगा। x बराबर 180 में से 140 घटाए, बच गया 40, यानी कोण P बराबर आ गया 40 अंश। कोण P को हमने x माना था ना, तो कोण P बराबर आ गया 40 अंश।
अब करते हैं DEF में। अब DEF को देख लेते हैं। कोण F बराबर y हमने माना है। DEF को देखते हैं, ये है y, ठीक है। अब यहाँ देखिए DEF है ना, ये y माना। अब यहाँ भी हो जाएगा y + 90 + 50 बराबर 180 अंश, y + 140 बराबर 180 अंश। 180 का पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में आके वो घटेगा। 180 में से 140 घटाए बचा 40, y बराबर 40 अंश। यानी कोण F बराबर आपका आ गया कितना, 40 अंश। कोण P बराबर भी 40 अंश, कोण F बराबर भी 40 अंश, बराबर आ गए दोनों कोण, आ गए ना बात वहीं पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, RP और EF 3.3 बराबर हैं। उनके ऊपर जो कोण बने हैं R और P, ये R और P, RP और E और F, EF दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज सर्वांगसम है। अब इसका आप तुलना कर लीजिए। P के संगत के है क्या है, F, क्योंकि P कोण 40 अंश है, F कोण भी 40 अंश है, 6। और Q के संगत है D, भाई R के संगत E है, क्योंकि R और E कोण 50-50 अंश के हैं। अब Q के संगत बचा D। तो हमारा जो, अगर हम त्रिभुज लेते हैं PQR, PQR, तो इसी क्रम में हम दूसरे त्रिभुज में लेंगे FDE, त्रिभुज FDE। ये सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार से ये जो प्रश्न आप ए से जो प्रतिबंध है इसको आप समझे होंगे, और इसको ध्यान से समझिए। 3 आपके प्रतिबंध हमने बताए हैं, ये आपके अगली क्लासों में भी काम आएंगे। एक SSS, एक SAS, सर्वांगसमता, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के प्रतिबंध हैं SSS। इसको भुजा 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 भी बोलते हैं, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा और भुजा, ये बोलते हैं, ठीक है ना। SSS को क्या बोलते हैं, ये प्रतिबंध जो होता है, हम दोबारा लिख के दे रहे हैं आपको, भुजा, हिंदी में होता है भुजा भुजा भुजा, ये प्रतिबंध होता है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको। और SAS को भुजा, S का मतलब भुजा, A फॉर कोण, भुजा A फॉर एंगल होता है, भुजा कोण भुजा। अब AS से क्या हो गया, ये हो गया कोण भुजा कोण, ये हो गया आपका कोण भुजा कोण। 3 प्रकार के प्रतिबंध हैं आपके पास जो अभी तक आपने पढ़े हैं। तो तीसरे प्रतिबंध आज हमने बताया आपको, इसे आप समझिए। धन्यवाद।